आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3 का शेष भाग अर्थात बचे हुए जो सवाल है उनका हल आज हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, दो संख्याओं का योग 48। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है। 432 है। अतः वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि उन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 48 आए, लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो 432 आना चाहिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो कौन सी दो संख्या, यही हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशि के रूप में हम x और y को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना कि एक संख्या x व दूसरी संख्या y है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी मान सकते हैं, एक संख्या यदि हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या 48 ऋण x भी हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसी से आगे बढ़ते हैं। अतः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 48 है, अर्थात x धन y बराबर 48। समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा फिर से प्रश्न क्या कहता है, उनका गुणनफल 432 है। तथा यहाँ पर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 है। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुणित y बराबर 432। ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। ध्यान देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में दो चर राशि है, x और y। लेकिन द्विघात समीकरण जो है वह एक चर द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक चर राशि, चाहे वह चर x हो या फिर चर y हो, विलोपित करना होगा, हटाना होगा। अर्थात एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखते हैं, तो x धन y बराबर है 48। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो 48 ऋण x को पक्षांतर कर दिए। अब ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को गौर से देखते हैं। समीकरण 2 में x गुणित y बराबर 432 है। समीकरण 3 में y बराबर 48 ऋण x है। तो यदि समीकरण 2 में y के बदले हम 48 ऋण x रख दें तो क्या होगा, देखते हैं। समीकरण 2 व 3 से ध्यान देना है, यही समीकरण 2 में x
x की जगह में y है, यहाँ पर y की जगह में क्या करेंगे, 48 ऋण x रख देंगे, 48 ऋण x ऐसे, और ये बराबर हो गया 432। इस प्रकार से आइए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 48x ऋण, ये गुणा कर देंगे तो x का वर्ग हो जाएगा बराबर 432। ऐसे हम इस पूरे को पक्षांतर कर देते हैं, तो हम पक्षांतर करके व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो x का वर्ग ऋण 48x और धन 432 बराबर 0। ऐसे ये एक वर्ग समीकरण हुआ, अर्थात द्विघात समीकरण। अब हमें इसको या तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं इसको, या फिर पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं, या फिर सूत्र विधि से। तो मैं आपको सूत्र विधि से इसको कैसे हल करते हैं ये बता रहा हूँ। तो इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से कीजिए। किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण से तुलना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना में क्या हो जाएगा, a का मान देखिए क्या है, 1 है, b का मान क्या है, ऋण 48 है, और c का मान क्या है, 432 है। ऐसे ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर ऋण b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे का बटा 2a है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। ऋण b का मान है ऋण 48, ये हो गया ऋण 48 धन ऋण, इसे देखेंगे तो ऋण 48 ऐसे घात 2 ऋण 4 गुणित a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान 432। ऐसे तो 2 गुणित 1। आगे लिखते हैं, इसको ना इसके सीध में लिखिए, ज्यादा सही माना जाएगा। ऐसे आगे देखते हैं, x बराबर ऋण ऋण का गुणा हो गया धन 48 धन ऋण। देखिए 48 को 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2304 ऋण 432 गुणित 4 करिए जल्दी से रफ में, तो आ जाएगा 1728। ऐसे और बटा हो गया 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 48 धन ऋण, ध्यान दीजिए 2304 में 1728 को घटाएंगे तो आता है 576। ऐसे और बटा यहाँ पर है 2। और एक स्टेप बढ़ते हैं, तो 48 धन ऋण 576 का वर्गमूल होता है 24 और बटे 2। इस प्रकार x के अब यहाँ पर 2 मान निकलेंगे। मैं यहाँ को मिटा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर 48 धन 24 और बटे 2, ये हो जाएगा 72 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 2 3 6 2 6 के 12। x का मान प्राप्त हुआ हमें 36, ठीक है। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो देखिए x बराबर 48 ऋण 24 बटे 2, तो 48 से 24 गया 24 और बटे 2, तो ये आ गया 12। अर्थात यहाँ पर x के 2 मान आ रहे हैं, x का मान 36 और x का मान 12। तो अब यदि x बराबर 36 अगर लें, मान लीजिए x का मान क्या लें, 36 लें, तब y का मान क्या होगा, देखिए समीकरण 1 से या समीकरण 3 से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो y का मान हो जाएगा 48 ऋण x, इसे मान रखिए, तो 48 ऋण 36 बराबर ये प्राप्त होता है 12, ठीक है। तथा
यदि x का मान हम 12 लेते हैं, x का मान 12 लेते हैं, तब y का मान क्या होगा? देखिए 48 ऋण 12, इसका अभिप्राय है y बराबर 36, ऐसे। ये देखिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि x का मान हम 36 लेते हैं तो y का मान 12 प्राप्त होता है। अर्थात यदि एक संख्या 36 लेते हैं तो दूसरी संख्या 12 प्राप्त होगी। इससे देखते हैं, अगर पहली संख्या 12 मानते हैं तो दूसरी संख्या 36 प्राप्त होगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, इस प्रकार वे दो संख्याएं 12 और 36 होंगी आंसर। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 5वां का हल ज्ञात किया। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बार बार अभ्यास से ही सवाल को सरल बनाया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के बाद। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 है, एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। मैं यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं लिख रहा हूँ, संक्षेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर है शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक कह रहा है, 7 मीटर अधिक है, ठीक है। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ध्यान दीजिए, शीर्ष लंब की लंबाई, तो समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होगा वो समकोण त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऐसे। इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं इस प्रकार से। फिर से एक बार प्रश्न सुनिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 165 वर्ग मीटर है और शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है। तो इसका अर्थ है हमें ऊंचाई निकालना होगा। आइए देखते हैं ऊंचाई निकालने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा रेखा चित्र बनाइए समकोण त्रिभुज का, और उसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लिया हमने। ये 90 अंश का कोण है। समकोण बनाने वाली दो भुजाएं इस प्रकार है, और इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, आपको ही पता है। अगर हम इस भुजा को समकोण त्रिभुज का आधार भुजा मान लें, क्या माने? आधार भुजा, तो ये जो भुजा है वो शीर्ष लंब होगी, शीर्ष लंब होगी, और जिसको ऊंचाई हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। अब प्रश्न फिर से शुरू करते हैं। हल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये है 165 वर्ग मीटर। आइए फिर देखते हैं, शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। इसका मतलब हमको आधार भुजा पहले ज्ञात करना पड़ेगा। आधार भुजा निकल जाएगा तो हम उसे साथ जोड़ देंगे तो फिर शीर्ष लंब निकल आएगा। तो मान लीजिए आधार भुजा x है, माना कि आधार भुजा x मीटर है, तब शीर्ष लंब की लंबाई
तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा x धन 7 मीटर होगी। आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे, ठीक है। आइए मान रखते हैं, तो 1/2 हो गया ये, ठीक है। आधार कितना है, आधार को हम x माने हैं, तो ऊंचाई हो जाएगा x धन 7 ऐसे, तो ऊंचाई हो जाएगा x धन 7 और ये मान दिया है कितना 165। हल कीजिए, बटा 2 है तो इसको तिर्या गुणा करेंगे तो ये इधर आ गया ऐसे x धन 7, तो 2 गुणित 165। और आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा कीजिए तो x वर्ग ये हो जाएगा 7x और बराबर 165 जनी होगा 330। इसको मानक रूप में बदलने के लिए 330 को बाईं ओर पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 330 बराबर 0। आइए समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं इसे इस प्रकार से। अब हमको देखना होगा कि वास्तव में ये वर्ग समीकरण को हम किस विधि से हल करें। तो फिर से मैं सलाह आपको यही दूंगा कि इसको आप सूत्र विधि से ही हल कीजिए, ठीक है। गुणनखंड विधि से अगर आप हल करने जाते हैं तो आपको प्रक्रिया लंबी चौड़ी होगी, हो सकता है कि 330 का गुणनखंड निकालने में आपसे कुछ चूक हो जाए। वैसे सही ढंग से निकालेंगे तो गुणनखंड विधि में थोड़ा सा जल्दी बनता है कह सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, सूत्र विधि हल करने के लिए इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर तुलना यही कर देते हैं, a के स्थान पे है 1, b के स्थान पे है 7 और c के स्थान पे है ऋण 330। इस प्रकार इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप मान रखते हैं, इसलिए समीकरण का हल x बराबर होगा ऋण b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac और बटे है 2a। तो x बराबर माइनस b का मान है 7, तो यहाँ पर है 7 धन ऋण, तो यहाँ पर 7 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 है a का मान और c का मान है ऋण 330, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए ऐसे और बटे है 2 गुणित 1। हल करते हैं तो x बराबर ऋण 7 धन ऋण 7 सत्य हो गया 49, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन। अब 4 गुणित 330 करेंगे तो आता है 1320। कितना आता है 1320 और ये बटा हो गया 2 एकम 2। तो x बराबर ऋण 7 धन ऋण, इन दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1369। देखिए 9 और 4 2 6 और ये 1369 बटे 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋण 7 धन ऋण 1369 का वर्गमूल लेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा होगा 37। कितना होगा 37। आप 37 गुणित 37 दो बार करके देखिए तो 1369 ही आएगा और बटे यहाँ है 2। कुछ संख्याएं ऐसी है जिसका वर्गमूल और वर्ग हमें याद रखना होगा, तो परीक्षा में हमारा समय बचता है। आगे इसको हल करते हैं। x देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर ऋण 7 धन 37 बटे 2 ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, इसमें घटा दीजिए तो 30 आएगा, 30 बटे 2 अर्थात आ गया 15।
तो 1 तक 1 मान आया 15। अब ऋण चिन्ह लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर ऋण 7, ऋण 37 और बटे 2, तो ये जगह 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, ठीक है, और 3 और 1 4, तो इस प्रकार से ऋण 44 बटे 2, इसका अर्थ हुआ x बराबर ऋण 22 आया। ऐसे और ध्यान देना है अब यहाँ पर x के दो मान प्राप्त होते हैं हमें, एक मान x बराबर 15 है और दूसरा मान x बराबर ऋण 22 है। ध्यान दीजिए x को हमने क्या माना था प्रारंभ में, कि माना कि आधार भुजा की लंबाई x माने थे, तो आधार भुजा की लंबाई, तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर x का मान ऋणात्मक आया है, इसका अर्थ हुआ कि x बराबर ऋण 22 स्वीकार हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर ऋण 22 है ना, अस्वीकार है, लिख देंगे अस्वीकार है। ज्यादा विस्तार से अगर आपको लिखना है तो लिख देंगे कि भुजा की लंबाई ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए तो अतः x बराबर क्या होगा, 15 ही होगा, 15 होगा। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात हो गया कि आधार भुजा की लंबाई 15 मीटर है, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 15 में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि x धन 7 है, शीर्ष लंब कितना है, x धन 7 है, तो उसको हम लिख देंगे जी। ऐसे अतः आधार भुजा, समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई बराबर 15 मीटर होगी तथा शीर्ष लंब की लंबाई तो x धन 7 अर्थात कितना, 15 धन 7, ये हो जाएगा 22 मीटर होगी। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना सीखा है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। बड़े प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना होगा। आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार देख लेंगे, उसके आधार पे आपको समझ में आ ही जाएगा, या समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करके अगर आप बीच में ही वीडियो बंद कर देंगे तो ये सही नहीं होगा। आपको लगातार इसको देखना होगा, पूरा वीडियो भी देखिए आप, और उसके बाद हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो आपको तो दोबारा देखिए वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक आपको देखना है। उसके बाद भी किसी स्टेप में आपको दिक्कत जाता है तो जरूर उसमें कमेंट्स कीजिए और हम उसका जरूर जवाब देंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है। फलों की एक आयताकार क्यारी है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप, देखिए मैं पूरा प्रश्न तो नहीं लिखूंगा लेकिन जरूरत के आधार पे लिखना ही है। तो परिमाप कितना भी देखे हैं कि 76 मीटर है, ये ठीक है, 76 मीटर है तथा क्षेत्रफल 357 मीटर है, तथा क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, आयताकार क्यारी है, क्यारी का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कहता है, तो आयताकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न सावधानी से पढ़ेंगे और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप, क्योंकि आयताकार क्यारी कह रहा है
तो आयत का परिमाप आप लोगों ने पूर्व कक्षा में पढ़ा है। तो आयत के परिमाप पे लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम होना होता है। तो अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर पता है तो परिमाप यहाँ पर 76 दिया हुआ है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लंबाई चौड़ाई मानना होगा। माना कि आयताकार क्यारी की लंबाई x व चौड़ाई y है, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और ये बराबर होता है आयत का परिमाप। ऐसे ये आयत के परिमाप का सूत्र है। तो चूंकि क्यारी आयताकार है तो हम आयत का परिमाप के स्थान पे आयताकार क्यारी प्रयोग कर सकते हैं। आइए मान रखते हैं 2 गुणित लंबाई कितना है बताइए। हमने लंबाई माना है x और चौड़ाई y, तो परिमाप कितना हुआ यहाँ पर 76 मीटर। तो इसको हम हल कर लेते हैं जी। तो x धन y बराबर 2 को इधर बटे में ले आइए, 76/2। आगे हल करते हैं, x धन y बराबर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरे शर्त की ओर चलते हैं। आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तथा लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। आप पूर्व में पढ़े हैं। तो यहाँ पर चूंकि क्यारी आयताकार है तो आप आयत के क्षेत्रफल के स्थान पे आयताकार क्यारी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, तो दोनों का गुणनफल है 357। प्रश्न में दिया है ऐसे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर से देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में 2 चर राशि x y आया है, लेकिन हमें एक चर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से तो x धन y बराबर 38 है ना, तो x को पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 38 ऋण 1। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में जो y का मान आया है ना 38 ऋण 1, इस मान को समीकरण 2 में y के स्थान पर रखेंगे हम। आइए देखते हैं। समीकरण 2 और 3 से x y के स्थान पे क्या करेंगे, 38 ऋण x रख देंगे, 38 ऋण x, ठीक है, और बराबर हो गया 357। आइए गुणा करते हैं। तो ये जाएगा 38x, ये हो जाएगा ऋण 38, ये x और x का गुणा हो जाएगा ऋण x का वर्ग, और ये 357। हमको इसको पक्षांतर करना होगा और पुनर्व्यवस्थित करके लिखेंगे घात के घटते क्रम में। तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ये धन है वो ऋण बन जाएगा, ये ऋण था वो धन हो गया, और धन ये तो 357 ही है, बराबर 0। ये हमारे सामने एक वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना हम मानक वर्ग समीकरण से करेंगे सूत्र विधि से हल करने के लिए। तो तुलना कीजिए। तो यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है ऋण 38 और c का मान है 357। तो इसलिए x बराबर ऋण b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac और बचा है 2a। आइए मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर ऋण b के स्थान पे क्या मान रखेंगे, देखिए b का मान कितना है ऋण 38,
तो ऋण 38 कोष्टक में ले लेंगे धन ऋण, यहाँ पर ऋण 38 घात 2 कर देंगे और ऋण 4 गुणित ए का मान है 1 और सी का मान है 357, तो 357 से गुणा और बटा हो जाएगा 2 गुणित 1, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या मिलता है, x बराबर ऋण और ऋण का गुणनफल हो गया धन 38 धन ऋण। ध्यान देना है, ऋण 38 का 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण 38 का 2 बार गुणा करने पर आता है 1444। कितना आता है, 1444। फिर देखिए 4 गुणित 357 करेंगे तो ये आ जाएगा 1428, सॉरी कितना आ जाएगा 1428। गुणा करके आप चेक कर लीजिए और बटा हो गया 2 एकम 2, ऐसे। तो अब हमें क्या करना होगा, x बराबर 38 धन ऋण 14 से 44 में 14 से 28 को घटाना होगा तो प्राप्त होता है 16 और बटे 2। तो x बराबर 38 धन ऋण 16 का वर्गमूल 4 और बटे 2। देखिए यहाँ पर एक का मान धन और ऋण दोनों में आया है, तो एक बार धन चिन्ह लेकर हल करेंगे और दूसरी बार ऋण चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए धन चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 38 धन 4 बटे 2, तो 38 और 4 होगा जी 42, तो 42 बटे 2 तो कटेगा तो हो जाएगा 21, अर्थात x का मान 21 प्राप्त होता है। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर 38 ऋण 4 बटे 2, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा 34 बटे 2, 34 बटे 2 तो ये आ गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर एक के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक का मान 21 और दूसरा एक का मान 17। ठीक है, अब हमको देखना होगा क्या ये दोनों मान सही है, क्योंकि एक का तो केवल एक ही मान हो सकता है। हमने भी शुरू में जो माना है उसके आधार पे आयताकार क्यारी की लंबाई x है, लेकिन लंबाई 21 मीटर होगी कि 17 मीटर, ये हमको देखना होगा। तो एक को हम लंबाई 21 को माने या 17 को, तो देखिए आयताकार क्यारी की जो लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक ही होगी, तो इसलिए हमको x का मान 21 मानना होगा। यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे। यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना है 21 तथा x बराबर 17 प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 21 मीटर आयताकार क्यारी की लंबाई होगी, आयताकार क्यारी की लंबाई होगी, तब आयताकार क्यारी की चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई तो यहाँ पर आप सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या सूत्र है, x धन y बराबर 38 भी है, इससे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हो, समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण 2, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 17 मीटर। आप अलग अलग याद करके देख सकते हैं, इस प्रकार ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 सवालों का हल देखा है और आप लोगों को लगातार इसका प्रैक्टिस करना है और उसके आधार पे हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 3 सवाल अगली कड़ी में देखते हैं, तब तक आप अभ्यास
कीजिए। धन्यवाद।